हेलो सर, मेरा नाम हरिओम मीणा है। मैं आज समान नागरिकता संहिता के बारे में अपना मत, अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने भोपाल में एक भाषण में समान नागरिकता संहिता लागू करने की बात की गई थी। उसके बाद अलग-अलग समुदायों ने अपने मत रखे। कुछ समुदायों ने इस पर आपत्ति भी जताई। जैसे जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि मुस्लिम का अपना शरीयत कानून है, अगर इसके साथ कोई छेड़छानी हुई तो भारत में तूफ़ान आ जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते मेरा हक है कि मैं अपने विचार आपके सामने रखूँ। मेरे हिसाब से समान नागरिकता संहिता का अर्थ है एक कानूनी दस्तावेज, मतलब किसी भी देश के भौगोलिक भूभाग में रह रहे सभी व्यक्तियों के लिए एक ही कानून, मतलब किसी भी धर्म का वो व्यक्ति हो, उसके शादी, तलाक, उत्तराधिकारी सभी के लिए एक कानून। हमारे संविधान निर्माताओं को भी भली-भाँति इसका ज्ञान था, इसलिए उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत जोर दिया इस पर। लेकिन हम पाकिस्तान जैसा बँटवारा देख चुके थे, तो कुछ संविधान निर्माताओं को डर था कि कभी बहुसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व अगर केंद्र में आ गया तो वो कहीं ऐसा कानून ना बना दे जिसमें अल्पसंख्यक वर्गों के धर्म, लिपि, भाषा खतरे में पड़ जाए। इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 29 के हिसाब से एक प्रावधान कर दिया कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, लिपि, भाषा को संरक्षित कर सकता है, मतलब। और पर दूरदर्शी सोच रखकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 के हिसाब से ये प्रावधान भी कर दिया, मतलब राज्य को ये आदेश भी दे दिया कि वो समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिकता संहिता लागू है। अब भारत में अलग अलग समुदायों है, मतलब अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून हैं। जैसे हिंदू धर्म का 1955 में शादी का कानून, 1956 में उत्तराधिकारी का कानून। अब जैसे 1955 में एक नियम है कि कोई भी कानून जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हर धर्म के अपने व्यक्तिगत कानून हैं और उन व्यक्तिगत कानून में बहुत कुरीतियाँ विद्यमान हैं और इनका सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का हुआ है। जैसे मुस्लिम समाज में 3 तलाक, तलाक के बाद भी भरण पोषण ना देना, लड़कियों को उत्तराधिकारी ना बनाना, इसका दूरगामी प्रभाव अभी भी भारत जैसे देश को भुगतना पड़ रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक असमानता रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें भारत का स्थान 146 देशों में 127वें नंबर पर। जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं से हम वंचित हैं, मतलब महिलाओं का नगण्य योगदान है और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार या सबसे बड़ा कारण एक समान नागरिक संहिता भी है। जैसे पारसी कानून 1936 के हिसाब से अगर वो किसी अलग जाति में शादी कर लेती है तो उसे उस धर्म से बाहर निकाल दिया जाता है। यहीं आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, भले वो हिंदू धर्म में चले जाओ, वहाँ अगर एक जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से अगर शादी कर ले जाता है तो उसके परिवार को और उस व्यक्ति के खुद को समाज द्वारा उसके धार्मिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम से वंचित कर दिया जाता है और समाज से बाहर कर दिया जाता है। सिख समुदाय हुआ, पारसी समुदाय हुआ, मुस्लिम का 1937 का शरीयत कानून हुआ, तो समय आ गया है क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून लेकर नहीं चल सकता। इसलिए सभी अपने भारत देश के नीति निर्माताओं को कुछ प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए कि अलग अलग समुदाय के जो प्रसिद्ध राजनेता हैं उन सबको बुलाकर एक मीटिंग करनी चाहिए ताकि उनके माध्यम से हम प्रोत्साहन दे सकें। प्रोत्साहन मतलब उनको प्रोत्साहित कर सके कि ये कानून भविष्य में आपको ये फ़ायदा देगा, इससे ये फ़ायदा होगा। जैसे मुस्लिम समुदाय बोलता है कि तीसरा तलाक उनके धर्म के खिलाफ होगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर धर्म से अगर ये 3 तलाक जुड़ा होता तो तुर्की, मिस्र देश इसको 70-80 साल पहले क्यों ख़त्म कर चुका होता। आज पाकिस्तान पूरा मुस्लिम देश है, ईरान पूरा मुस्लिम देश है, फिर भी उसने 3 तलाक वाले मुद्दे को कब को ख़त्म कर दिया है। इसलिए सरकार को इस चीज़ पर विचार विमर्श करना चाहिए और अपने नीति निर्देशक या नीति निर्माता को द्वारा एक मीटिंग बिठानी चाहिए जिसके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि ये कानून भविष्य में महिलाओं को और कुछ हद तक समाज के साथ जोड़ने का काम करेगी।